Hello everyone, welcome back to my channel. Today in my video, I will be continuing my previous topic cell with its components. So basically, what are the various components that are making up a cell? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सेल को बनाती हैं? इसमें से हम 3 ब्रॉडर कैटेगरीज रखेंगे जो कि मेजर कंपोनेंट्स है सेल की. पहला है सेल बाउंड्रीज, दूसरा है साइटोप्लाज्म एंड तीसरा है आपका न्यूक्लियस. फिर हम सेल बाउंड्रीज को फर्दर डिवाइड करेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में, जो कि आउटर कवरिंग बनाएंगी किसी भी पर्टिकुलर सेल की. साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज और सेल इंक्लूजन. फिर सेल ऑर्गेनेलीज की बात की जाए तो कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी कि किसी किसी सेल ऑर्गेनेलीज के पास अपनी आउटर मेम्ब्रेन होती है और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो हम पहले कैटेगरीज देखेंगे. व्हाट आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. इसमें आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स एंड आल्सो द वैक्यूल. But what are the various non-membrane bound cell organelles are ribosomes, cytoskeleton and centrioles. अब साइटोप्लाज्म की अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, दैट आर सेल इंक्लूजन्स, तो उसमें हम देखेंगे स्टोरेज प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आपका फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कुछ सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं. बट as per the requirement of 9th standard, we will be discussing some of them only in detail. All right. Now first of all, let us come to the cell boundaries. उसमें भी हम पहली कैटेगरी देखेंगे सेल वॉल. अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, कुछ बैक्टीरियाज में, कुछ फंजाई में और कुछ एल्गीज में ही पाई जाती है. ये एंटायरली एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. और ये होती कैसी है? बहुत टफ, बहुत रिजिड लेयर होती है और बेसिकली इसका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना प्लांट सेल को, ताकि किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर कोई भी इंफेक्शन को वो ओवरकम कर सके. अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें सेल वॉल के, तो वो हर एक स्पीशीज से डिफर करेगा दूसरी स्पीशीज से. ठीक है. अगर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट सेल वॉल की ले तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, पैक्टिन और लिग्निन की बनी होती है. प्लांट की सेल वॉल बेसिकली बात करें हम यहाँ पे. और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये आता है, ये फ्रीली परमिएबल है, दैट इट इज अलाउइंग मेनी सब्सटेंसेस टू कम इन एंड आउट ऑफ द सेल. एंड इट इज ऑल्सो नॉन लिविंग इन नेचर. नॉन लिविंग की वजह से ही इतनी टफ और रिजिड होती है ताकि स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके. अब आते हैं सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है. बेसिकली सेल वॉल किन किन चीजों से मिलकर बन रही है. प्लांट की अगर सेल वॉल की बात करें तो वो 3 लेयर्स की बनी होती है. पहला प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल और तीसरा क्या है? मिडिल लेमिना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज मिडिल लेमिना. मिडिल लेमिना जब सेल डिवाइड करता है तो फर्स्ट लेयर होती है जो बनती है, ये पैक्टिन में काफी रिच होती है. ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि जितनी भी सेल वॉल्स हैं उनको एक दूसरे से ज्वाइन करिए, एक कम्युनिकेशन बना रही है. नेक्स्ट अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, ये पैक्टिन कंपाउंड्स, हेमीसेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनाई जाती है. ये बहुत पतली लेयर होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है और एक्सटेंसिबल होती है, यानी कि हम इसे बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं इजिली. थर्ड लेयर आती है सेकेंडरी सेल वॉल. ये सबसे ज्यादा थिक लेयर होती है जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है. बहुत रिजिड होती है. रिजिड होने की वजह से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रही है. और किस किस चीजों से बनाई गई है? ये सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और लिग्निन से. नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस क्या हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेल वॉल आखिर कर क्या रहा है. सबसे पहले सेल को एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है. कोई भी इंफेक्शन हो या फिर कोई भी टर्गर प्रेशर, सेल के अंदर कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है. मैकेनिकल सपोर्ट सबसे वन ऑफ द मेजर फंक्शन, टफ और रिजिड होने की वजह से एक मैकेनिकल सपोर्ट का सिस्टम का काम करता है. ऑस्मोटिक रेगुलेशन, जो वाटर का बैलेंस है वो भी उसमें हेल्प करता है.
और जितना भी सेल का अंदर का मटेरियल है उसे आउटर एनवायरनमेंट से कंप्लीटली सेपरेटेड रखता है। और कुछ कुछ सब्सटेंसेस को ये ट्रांसपोर्ट करा रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करा रहा है सेल के इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड। वाटर लॉस से बहुत मेजर रोल ये आता है कि ट्रांसपायरेशन के दौरान बहुत वाटर लॉस होता है, तो उससे भी प्रिवेंशन प्रोवाइड कराता है। सेल को रप्चर होने से प्रिवेंट कर रहा है कि कभी कभी पानी का कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि सेल के फटने की कंडीशन आ जाती है। उस कंडीशन में सेल वॉल इज द वन विच इज प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम गेटिंग रप्चर्ड। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में भी हेल्प करा रहा है, O2 का CO2 का एक्सचेंज कराने में सेल इन एंड आउट। फिर सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी करा रहा है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट सेल बाउंड्री, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये एक बाउंड्री की तरह काम करता है जो कि अंदर के सेल के मटेरियल को सराउंडिंग के सेल से बिल्कुल एंटायरली सेपरेट रखता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग के घर में बाहर का डोर का वर्क रहता है जो कि आउटर एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से सेपरेटेड रखता है, सिमिलर इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल। एनिमल सेल की बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। बट प्लांट्स की अगर बात करें तो सेल वॉल के अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। बहुत ही थिन, फ्लेक्सिबल और लिविंग मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर काफी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। ऑलराइट, ये किस किस चीज की बनी है? 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और उनके अंदर एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बहुत थिन है, सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स को ही वो अलाउ करती है ताकि वो डिफ्यूज हो सके मेम्ब्रेन के अक्रॉस इन एंड आउटसाइड द cell. Next, coming to the various solution. Whenever we are talking about cell membrane, we will be discussing the solutions. Solutions ये होते हैं कि सेल को अगर हम different solutions में रखें तो सेल की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सपोज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जो कि बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होता है। अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो जितना भी बाहर से पानी है उसका अमाउंट इतना बढ़ जाता है सेल के अंदर कि सेल स्वेल अप कर जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर की एंट्री ज्यादा है और बाहर वाटर कम जा रहा है। बट अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो मीडियम जो है वो सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल जो है वो बहुत कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन उसमें बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर ज्यादा जाता है और बाहर से अंदर कम आता है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक होना तैयार सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर आते हैं आइसोटोनिक। यहाँ पे एक बैलेंस बनता है, जितना पानी बाहर जाएगा उतना पानी अंदर आएगा, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है? नलीफाइड हो जाता है और सेल जिस साइज का है उसी साइज का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल का एक लिविंग कंपोनेंट है और किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं हम साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज अपना अपना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रही हैं सेल के लिए। ये बेसिकली साइटोप्लाज्म एक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है ताकि केमिकल रिएक्शंस इजीली हो सके। फिर आते हैं हम न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन की तरह सेल के एक्ट कर रहा है, मतलब सेल में क्या क्या काम होगा वो न्यूक्लियस का वर्क होगा। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जो कि हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि डीएनए, जो कि कंट्रोल करेगा क्या इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूक्लियस पे, जिसे हमने ब्रेन ऑफ द सेल कहा है। बेसिकली न्यूक्लियस के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है आपका न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि जितना भी कंटेंट है न्यूक्लियस को उसको कवर करके रखती है। ठीक है, फिर आते हैं न्यूक्लियर पोर्स पे। अब न्यूक्लियर एनवलप के अंदर भी कुछ होल्स होते हैं जिससे इन एंड आउट मूवमेंट हो सके किसी भी सब्सटेंस या पार्टिकल्स का, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स बेसिकली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही रेगुलेट करते हैं, उनका पैसेज ही कंट्रोल करते हैं। और किस किस के बीच में कंट्रोल करते हैं? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में।
नेक्स्ट कमिंग टू द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली हम उसे कह सकते हैं न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म. इसे हम न्यूक्लियस सैप भी कहते हैं और कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं. ये भी एक फ्लूइड है जिसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं वाटर के अपार्ट. बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. और वर्क कैसे करता है? एक सस्पेंशन मीडियम का वर्क करता है जो भी न्यूक्लियस की ऑर्गेनेलीज है उनके लिए. फिर आते हैं हम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हमने शुरू में देखा था, कुछ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली भी थी, उनमें से एक न्यूक्लियस भी है. इसके पास क्या नाम है कि राइबोसोम सिंथेसाइज करने की शक्ति होती है. ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है राइबोसोम्स को. फिर आते हैं क्रोमैटिन पे. ये बेसिकली फाइबर्स होते हैं डीएनए और प्रोटीन का, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कैसे कैसे प्रोटीन को सिंथेसिस किया जाएगा. जैसे ही सेल डिवाइड करने को होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स एक साथ आते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. अब चीफ फंक्शंस क्या है, न्यूक्लियस के बेसिक फंक्शंस क्या है? जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं सेल के अंदर, उसे कौन रेगुलेट कर रहा है, उसे कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? दैट इज न्यूक्लियस. सेकंड क्या है? उसका सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. थर्ड, इसके पास अपने जीन्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी मटेरियल की तरह काम करते हैं और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. नाउ लेट अस वाइंड अप. लेट्स क्विक ग्लैंस ऑन द स्लाइड्स. पहला क्या था? सेल जो है सेल बाउंड्रीज का बनाया गया है, साइटोप्लाज्म का बनाया गया है और न्यूक्लियस का बनाया गया है. इसे भी हमने फर्दर डिवीजन देखे थे, क्या क्या कैटेगरीज आएंगी इनके अंदर. फिर सेल वॉल क्या थी? एक टफ रिजिड लेयर थी जो कि स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही थी प्लांट सेल को. सेल मेम्ब्रेन क्या थी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी. क्यों कहा गया था? क्योंकि ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही ये अलाउ करता है पास होने के लिए. फिर प्रोटोप्लाज्म की कैटेगरी देखी थी जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का बना होता है. और साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है. इसके पास सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ताकि स्पेसिफिक जॉब्स को वो सेल के लिए परफॉर्म कर सके. फिर न्यूक्लियस को देखा था कि ब्रेन की तरह एक्ट करता है सेल के और कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सारे लाइफ प्रोसेसेस को. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव टू द क्विज टाइम. व्हाट वर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल? वो हमने, अगर मार्क्स कम का आता है ये क्वेश्चन तो आप स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं इसमें. अगर डिटेल्ड मांगा है तो हर एक पार्ट को, हर एक कंपोनेंट को हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. फिर है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. बेसिकली प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, पैक्टिन, इन सब से मिलके प्लांट की सेल वॉल बनती है. फिर आते हैं हम सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट मूवमेंट कराती है. ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द सेल गेट्स स्वॉलन व्हेन केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्योंकि बाहर का डाइल्यूशन इतना ज्यादा है सॉल्यूशन का कि बाहर से पानी अंदर ज्यादा आता है और बाहर कम जाता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर पानी एकत्रित होने की वजह से सेल स्वेल अप कर जाता है. नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म? पढ़ा था हमने, क्या था? जेली लाइक सब्सटेंसेस था. इसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि अपनी अपनी जॉब परफॉर्म करती हैं, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करती हैं फॉर द सेल. Now next, which part of the cell contains hereditary information to be transmitted to next generation? That is nucleus, which acts as a brain of the cell. Now, I hope you understood it very well. Don't forget to like, share and subscribe. And if there is any query, you can comment me in the comment box. Thank you.